इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ 1989 अगवा मामले में रूबिया सईद आज जम्मू सीबीआई कोर्ट में पेश होंगी। वो गवाह की हैसियत से अदालत में पेश होंगी। इस केस में पहली बार रूबिया सईद अदालत में पेश होंगी। इस केस के मुलजमीन में यासीन मलिक भी हैं। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो नाज़रीन आपको बता दें, बेहद अहम है ये मामला। 1989 अगवा मामला। रूबिया सईद आज जम्मू की सीबीआई कोर्ट में पेश होंगी। गवाह की हैसियत से वो कोर्ट में आज पेश होंगी। इस केस में पहली बार रूबिया सईद कोर्ट में पेश होंगी। इस केस के मुलजमीन में यासीन मलिक भी हैं। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सीधे रुख करेंगे हम जम्मू का। हमारे साथ मौजूद है समीर भट्ट। समीर, बेहद अहम मामला रहा है ये, आपसे इसकी तफसीलात चाहेंगे। खासकर आज की जो कार्रवाई है किन मायनों में अहमियत रखती है? जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा हिना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। इसमें जो है 8 दिसंबर 1989 में जो रूबिया सईद है, जो तब के जो होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है, वो उनको किडनैप किया गया था। वो होम मिनिस्टर थे, यूनियन होम मिनिस्टर। और उसके बाद केस जो है कुछ देर तक चलता रहा, लेकिन रूबिया सईद ने उस टाइम जो वो मेडिकल स्टूडेंट थी, उनको किडनैप किया गया था। लेकिन उसके बाद जब केस चला तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, उनको पट्टी बांधी गई थी और उनको नहीं कर पाएंगी किसी को भी। लेकिन अब जिस तरह से सीबीआई ने केस को लिया है, और सीबीआई कोर्ट जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जी। ये जहां पे सिक्योरिटी आपको दिख रही है, वहां पे सीबीआई कोर्ट में कुछ देर पहले रूबिया सईद आई है, और वो एक विटनेस है इसमें, और अक्यूज भी है। विटनेस इसलिए कि वो उनको किडनैप किया गया था, और अक्यूज इसलिए कि उन्होंने अपने जो बयान है उसको सही तरह से कोर्ट में नहीं दिया था। तो यहाँ पे अब ये केस चल रहा है। सीबीआई के जो एडवोकेट है मोनिका कोहली, एडवोकेट मोनिका कोहली, और उनकी जो टीम है वो सीबीआई की तरफ से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई की तरफ से है, और दूसरी तरफ जो एडवोकेट अनिल सेठी है, वो रूबिया सईद का केस लड़ रहे हैं। रूबिया सईद इस वक्त तमिलनाडु में रहती है, लेकिन खास इसी केस के लिए वो यहाँ पे आई थी। उनको कहा गया था, सीबीआई ने उनको 18 मई को एक डायरेक्शन दी थी कि वो यहाँ सीबीआई कोर्ट में हाजिर हो इन पर्सन, क्योंकि ये केस इसमें यासीन मलिक अक्यूज्ड है। यासीन मलिक जिस तरह सभी जानते हैं इस वक्त तिहाड़ जेल में है। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइन पे लिया जाता है, उनके साथ उनकी हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है। और उन्होंने ये भी कहा है, कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा कि उनको भी कोर्ट में वो इन पर्सन रूबिया सईद के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इन पर्सन इनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया, तो वो हंगर स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई संज्ञान या कोई इस पे बात नहीं की है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो अंदर जो हियरिंग आज है, ये इम्पोर्टेंट है। इस पे देखना पड़ेगा जब हियरिंग होगी इस केस की। और रूबिया सईद आज पहली बार इन पर्सन यहाँ पे आई है, तो इसके बाद क्या कोर्ट डायरेक्शन देता है, नेक्स्ट हियरिंग होगी या किस तरह से आगे केस बढ़ेगा। लेकिन ये सिग्निफिकेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। रूबिया सईद महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की चीफ है, उनकी बहन है, और सबकी नजरें इसी पर लगी है। यासीन मलिक इसमें अक्यूज्ड हैं। जिस तरह से लिबरेशन फ्रंट के जो मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने उनको किडनैप किया था उस टाइम। तो लीगली भी और पोलिटिकली भी, दोनों एंगल से ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसका पोलिटिकल इंपैक्ट भी है। पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती की बहन है ये, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है। तो लीगली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से लीगली इसको आगे लिया जा सकता है, क्योंकि यासीन मलिक इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको क्या डायरेक्शन दी जाती है। तो हिना, कुल मिला के हम देख सकते हैं कि ये केस आगे बढ़ेगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस है कई मायने में। समीर, आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही है, और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वो निकल कर आएंगी उसके बाद क्या कुछ जानकारी आती है, उस पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम तर अहम जानकारी के लिए। लगातार इस बेहद अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम आपसे लेकर अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमारे साथी समीर भट्ट ने बताया कि रूबिया सईद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जम्मू में पहुंच चुकी हैं, अपना वो वहां पर बयान देने के लिए आज वो वहां पर पेश हो रही हैं। इस वक्त जब हम समीर से बात कर रहे थे तो वो वहां पर पहुंच चुकी हैं, और उसकी बराह रास्त तस्वीर भी हमारे सामने हमारे साथी समीर भट्ट ने पेश की है। लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है।
एनएससी एहलकारों की फोन टैपिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को आज पूछताछ के लिए तलब किया है। एजेंसी ने संजय पांडे को दिल्ली दफ्तर बुलाया है। ख्याल रहे कि 2009 से 2017 तक हुए इस फोन टैपिंग मामले में मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर संजय पांडे समेत कई पुलिस एहलकारों के किरदार मशकूक हैं। फोन टैपिंग केस की जांच सीबीआई कर रही है। उसने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीबीआई के मुकदमे की बुनियाद पर ईडी ने भी एक और मुकदमा दर्ज किया है। ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में संजय पांडे से पिछले हफ्ते भी पूछताछ की थी। तो बेहद अहम, जिस तरह से एनएससी एहलकारों की फोन टैपिंग मामले में ईडी ने संजय पांडे को तलब किया। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। अमित राय हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, काफी अहम आज के मामले को, आज की जो तलब जिस तरह से किया गया है उसको माना जा रहा है, आपके पास क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, निश्चित तौर पे ईडी ने 11 बजे जो है संजय पांडे को दिल्ली दफ्तर में जो है तलब किया है। उनसे एनएससी कर्मियों के अवैध फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि नारायण और रामकृष्ण ने मुंबई के रिटायर्ड पुलिस आयुक्त संजय पांडे की एक कंपनी को शेयर बाजार के कर्मचारियों के फोन कॉल को अवैध रूप से टैप करने के कामकाज में जो है लगाया था। सीबीआई और ईडी ने संजय पांडे, उनकी दिल्ली स्थित कंपनी और एनएससी के पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण, रवि नारायण, कार्यकारी उपाध्यक्ष रवि वाराणसी और एनएससी के हेड महेश हल्दीपुरी को आरोपी बनाया। 1986 बैच के आईपीएस संजय पांडे बीते 30 जून को रिटायर हुए थे और मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में 4 महीने कार्यकाल से पहले उन्होंने महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में काम किया था। मैं आपको बताऊं, इससे पहले एनएससी के को लोकेशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय पांडे ईडी के सामने पेश हुए थे। तब अधिकारियों ने बताया था कि संजय पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। संजय पांडे का मुंबई पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यकाल भी काफी विवादों में रहा। रिटायर होने के 3 दिन बाद ही ईडी ने उन्हें सम्मन भेजकर तलब कर दिया था। एक विस्ल ब्लोअर ने बाजार नियामक सेबी के पास लिखित शिकायत की थी और इसमें कहा गया था कि एनएससी कुछ अधिकारी को लोकेशन के जरिए चुनिंदा ब्रोकरों को वरीयता देकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं, वे अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस समय मैं आपको बताऊं कि एनएससी जो है टिकट बाय टिकट सर्वर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता था। इसी के माध्यम से अपने सदस्यों को जानकारी पहुंचाता था और सामान्य सर्वर प्रोटोकॉल जुड़े हुए सभी यूजर्स को एक डेटा भी भेजता था, मगर पीबीटी के जरिए डेटा का ट्रांसमिशन प्राप्त किए गए ऑर्डरों के आधार पर पंक्तिबद्ध तरीके से होता था। दूसरे शब्दों में कहे तो जो यूजर सिस्टम तक पहले पहुंचेगा उसे जानकारी पहले मिल जाएगी और इस तरह की जानकारी जो है फोन टैपिंग के द्वारा लोगों को दी जा रही थी। इस तरह का आरोप था। इससे पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया। सीबीआई केस दर्ज करने के बाद ईडी ने इससे शिकंजा कसा। अब संजय पांडे से दूसरी बार जो है इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। जी अमित, और इस अहम मामले पर क्या कुछ पूछताछ के बाद सामने आता है उस पर भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय आपका तमाम तफसीलात के लिए। आज की बेहद अहम खबर, मॉनसून सेशन से ऐन पहले अरकान पार्लिमान के लिए नए उसूलो ज़वाबित की गोया बारिश हो रही है। गैर पार्लिमानी अल्फाज से मुतालिक नए किताबचे पर अभी तनकीदों का सिलसिला जारी ही था कि इसी बीच पार्लियामेंट अहाते यानी जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है वहां धरने और एहतजाज, किसी भी तरह के धरने या प्रोटेस्ट से मुतालिक नया एक मुरसला सामने आया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में बुलेटिन शेयर किया है। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि विश्व गुरु का ताज़ा हमला। शेयर किए गए बुलेटिन के मुताबिक पार्लियामेंट के अहाते में अरकान धरना, हड़ताल और भूख हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ किसी भी किस्म के मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद की भी इजाज़त नहीं होगी। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, पार्लियामेंट सेशन की अभी शुरुआत नहीं हुई है लेकिन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लगातार आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा हमलावर है। डिटेल्स चाहेंगे रवि। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का बुलेटिन जारी किया गया उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट हाउस का जो प्रेमिसेस था उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन, धरना, स्ट्राइक, फास्ट या फिर किसी भी तरह की धार्मिक चीजें हैं वो अलाउ नहीं की जाएंगी और इस पर प्रतिबंध है। जो ट्वीट किया है जयराम रमेश, जो कांग्रेस के महासचिव भी हैं और साथ ही साथ राज्यसभा में चीफ व्हिप भी हैं कांग्रेस के, उनका एक समर्थन मिला है डेरेक ओब्रायन का। डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी इस बात का समर्थन मिला। तो एक तरह से लगातार जिस तरह से कल कहा जाता है कई जो चीजें हैं जिनको एक्सपंज किया जाएगा जो अनपार्लियामेंट्री होंगी और एक नया जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि
धरना प्रदर्शन इस तरह की चीजें आपको अंदर जो पार्लियामेंट प्रेमिसेस है वहां अलाउ नहीं होगी। तो उसको लेकर विपक्ष हमलावर होकर विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि धरना अगर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत अगर संसद के अंदर नहीं होगी, अगर बोलने की इजाजत नहीं होगी तो क्या होगी। तो एक तरह से एक ऐसा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है जिस मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। और सबसे अहम बात है कि इस मसले पे कांग्रेस को टीएमसी के साथ मिलता दिख रहा है। जो टीएमसी पिछले दिनों कांग्रेस के साथ खड़ी होती नहीं दिख रही थी, टीएमसी के साथ मिलता हुआ दिख रहा है। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। कोरोना की बात करेंगे। कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की जा रही है। लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 47 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी दौरान 16,994 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना से 5,25,604 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। मुल्क में यौमिया कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.44% है। कोरोना टीकाकारी और बूस्टर डोज की खास मुहिम जारी है। अब तक 199,34,34,994 टीके लगाए जा चुके हैं। और बालिगों के लिए मुफ्त बूस्टर डोज मुहिम की आज सुबह से शुरुआत हो गई है। आजादी के अमृत महोत्सव तकरीब के हिस्से के तौर पर आइंदा 75 दिनों तक ये मुहिम जारी रहेगी। गुज़िश्ता दिनों मरकजी काबीना की मीटिंग में मुफ्त बूस्टर डोज देने के हवाले से फैसला लिया गया था। जराये के मुताबिक 18 से 59 साल की उम्र के 75 करोड़ अफराद प्रिवेंटिव डोज लेने के अहल हैं, लेकिन उनमें 1% से कम ने ही बूस्टर डोज ली है। हालांकि 60 या इससे ज्यादा साल के तकरीबन 16 करोड़ अफराद बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। सेहत खिदमत से वाबस्ता तकरीबन 26% अफराद एहतियाती खुराक ले चुके हैं। बूस्टर डोज लेने के ज़ाब्ते में भी गुज़िश्ता दिनों तब्दीली की गई। नए ज़ाब्ते के मुताबिक दूसरा टीका लगवाने के 6 महीने बाद प्रिवेंटिव डोज ली जा सकती है। तो 75 दिन के लिए बूस्टर डोज को लेकर एक अभियान की शुरुआत आज से की गई है। आज से सबको मुफ्त जो है वो बूस्टर डोज मिलेगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं अपने बूस्टर डोज के लिए और उनको लगातार जो है बूस्टर डोज दी जा रही है। आज से इस अभियान की शुरुआत की गई है कि 18 साल से लेके 59 साल के लोगों को जो है वो बूस्टर डोज दी जाएगी और यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। एक कैंप लगाया गया है और लोगों को जो है वो बूस्टर डोज दी जा रही है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए पूरी तैयारी इंतजाम किए गए हैं और लोग यहाँ आ रहे हैं, लगातार अपनी बूस्टर डोज लेकर जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 75 दिन तक के लिए अभियान आज से जो है बूस्टर डोज के लिए शुरू किया गया, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से? हमारी टीम जो है ये सीडीवी जो है सब हर घर 10 जाके सर्वे करके ला रहे हैं। किन किन लोगों ने नहीं लगवाया उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लग रहे हैं और हम फील्ड में जाके ऐसे कैंप लगा के वहाँ पर इंजेक्शन लगा रहे हैं। अब तक देखा गया है कि बूस्टर डोज बहुत कम लोगों ने ली गई है, हालांकि लोगों को बताया जा रहा है अभियान के तहत। तो आज कितने लोग आए हैं बूस्टर डोज के लिए? कितना अभियान ये जो है आपको लग रहा है सक्सेसफुल होगा? अभी सुबह से कितने हो गए? कम से 30-40 हो चुके हैं अभी तक। मतलब लग रहा है कि जो पहले अच्छी है, क्योंकि आज से अभियान में 30-40 लोग आए, अभी तक बहुत कम लोगों ने ली। अभी तक बहुत कम लोगों ने लिया, अभी ये इंस्टेंटली ज्यादा आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी लोगों को बूस्टर डोज लग रही है। हम लोगों से भी बात करेंगे और समझेंगे कि बूस्टर डोज के लिए वो जो सतर्क हो रहे हैं किस तरीके से। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने अभी बूस्टर डोज ली है, आज अभियान भी शुरू किया गया है कि सबको मुफ्त में जो है वो बूस्टर डोज मिलेगी, इसे कैसे देख रहे हैं? अच्छा है, लोगों को जागरूक होना चाहिए इसके लिए, बस यही कहना चाहूंगा। आपने भी बूस्टर डोज ले ली? हाँ जी। तो पहले क्यों नहीं ली थी? बहुत जरूरी है, बार बार कहा जा रहा है कि अभी मेरे तो अभी टाइम आया अभी लिए। अच्छा, इस पहल को किस तरीके से देख रहे हैं कि 9 महीने थी तो अब 6 महीने कर दिया, टाइम ड्यूरेशन कम कर? ये तो बहुत अच्छी पहल है। तो देखिए लोगों से भी हमने बात की, तैयारियां भी पूरी हैं और लोगों का भी कहना है कि बूस्टर डोज को लेकर ये अभियान, ये पहल अच्छी है। तो कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और खबर महाराष्ट्र की सियासत से। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस आज एमएनएस चीफ राज ठाकरे से खास मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात राज ठाकरे की रिहायशगाह पर होना है। इस मुलाकात पर रियासत की सियासत में हलचल देखी जा रही है। ख्याल रहे कि शिवसेना में बगावत का परचम बुलंद करने वाले एकनाथ शिंदे ग्रुप की तायद राज ठाकरे ने पहले ही की थी। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर राज ठाकरे ने अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया था। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी वसीम अंसारी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ अपडेट के साथ मौजूद है। वसीम, आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत में काफी अहम रहने वाला है। राज ठाकरे बहुत पहले से ही ये कयास आराइयां की जा रही थी कि मंजरनामा तब्दील होगा, तफसीलात चाहेंगे। जी जरूर, इस वक्त मैं राज ठाकरे के घर के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं कि सबसे सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जब से सरकार में आए हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, उसके बाद ये पहली मुलाकात है उनके घर पर आकर। इससे पहले भी वो कई बार राज ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। आज की मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे का जब ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से लेकर कई बार उन्होंने उसके फ़ोन पे भी बात की, चर्चा की थी, यहाँ की मुलाकात भी की थी, और अब ऑपरेशन के बाद वो पहली बार यहाँ आ रहे हैं। इस मुलाकात के कई राजनीतिक पहलू देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे पिछले कुछ दिनों में अपनी भूमिका रखी है, हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने अपनी पार्टी की लाइन को बनाना शुरू किया है। उसके बाद से लगातार जिस तरह से उन्होंने अपने झंडे का कलर बदली किया, अपने जो लोगो है उसे बदली किया, उसके बाद लगातार जिस तरह से बीजेपी के साथ उनकी नज़दीकियाँ देखने को मिली। सबसे खास बात रही जब एमएलसी के चुनाव हुए या राज्यसभा के चुनाव हुए, भले ही उनके पास एक ही विधायक था, इसके बावजूद भी उन वोटों की कीमत को बेहतर तरीके से देवेंद्र फडणवीस जानते थे, और उन्होंने इसी बात को लेकर राज ठाकरे से चर्चा भी की थी और उनके समर्थन भी लिया था। तो आज जिस तरह से राजनीतिक उठापटक हुई है, राजनीतिक माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ शिवसेना अपने जद्दोजहद में लगी है पार्टी को खड़ा करने में, और दूसरी तरफ शिंदे ग्रुप काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और डिप्टी सीएम पद पर रहने के बावजूद भी जिस तरह से बड़े बड़े निर्णय सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, पूरी तरीके से अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, इसके बावजूद भी बड़े डिसीजन देखने को मिले। हमने एक दिन पहले देखा पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें कटौती की गई, जो चाहती थी बीजेपी लगातार जो राज्य पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, एक वो देखने को मिला। साथ ही बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था उसे लेकर भी कई तरह के क्लियरेंस अटके हुए थे, उसको उन्होंने पास किया। तो ऐसे कई तरह के डिसीजन भी लिए, और आज की जो बैठक है इसमें कई तरह के राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा होने की आशंका जताई जा रही है। खास करके स्थानिक जो चुनाव होने वाले हैं, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, महानगर पालिका के, उनमें किस तरह से मनसे का योगदान हो सकता है और किस तरह से वो शिवसेना के जो वोट है उन्हें डैमेज कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा होने की आशंका जताई जा रही है। भले इसे ऑफिशियल तौर पे नहीं माना जा रहा, लेकिन राजनीतिक पहलू को देखते हुए, क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि जिस तरह से राज ठाकरे लगातार सरकार के साथ बने हैं, तो उनके बेटे अमित ठाकरे को क्या सरकार में लेने की पहल चल रही है, क्या उन्हें मंत्री पद देने की कोशिश की जा रही है। भले देवेंद्र फडणवीस इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसी कोई खबरें नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के बाद एक बार फिर वो चर्चा जोरों से पकड़ने लगी। बिल्कुल, तो इस मुलाकात पर क्या बात हुई उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका तमाम तफसीलात के लिए। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद तनाजा केस की आज एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में ये समाअत होगी। आज की समाअत में मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की जानिब से अपना मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। इससे पहले हिंदू फरीक को अपने दलाइल पेश करने का मौका मिला था। ज़राए के मुताबिक यूपी हुकूमत भी अपना रुख पेश कर चुकी है। वाज़ेह है कि अदालत को बुनियादी तौर पर इस मामले का फैसला करना है, जो 21 साल कबल वाराणसी की अदालत में 1991 में तनाज़े के हवाले से दायर किया गया था, उसे सुना जा सकता है या नहीं। और वाराणसी की जिला अदालत आज भी ज्ञानव्यापी केस पर समाअत करेगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जानिब से अपना मौक़िफ़ रखा जा चुका है। हिंदू फरीक आज भी अपने दलाइल पेश करेगा। अदालत इस केस की बरकरारी पर समाअत कर रही है, यानी ये मामला अदालत में चलने के काबिल है या नहीं। वाज़ेह है कि हिंदू ख़वातीन श्रद्धालुओं की तरफ से दायर दरख्वास्तों में मंदिर में हर दिन पूजा करने के हक की मांग की गई, जो कि मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और मंदिर की बहाली के लिए मस्जिद ही के कुछ हिस्से को हटाने का मुतालबा किया गया है। एक बेहद अहम इंटरनेशनल न्यूज। 1985 एयर इंडिया धमाका केस में बरी किए गए रिपु दमन को कनाडा के शहर सिरेबेसी में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। रिपु दमन को दफ्तर जाते वक्त गोली मारी गई। वारदात अंजाम देने के बाद हमलावरों ने गाड़ी को नजर-ए-आतिश कर दिया। रिपु दमन खालिसा क्रेडिट यूनियन और खालिसा स्कूल समेत कई तंजीमों के बानी हैं। पुलिस मामले की तहकीक कर रही है।
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 यानी CUET का इम्तिहान का आगाज हो चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से शेयर की गई मालूमात के मुताबिक CUET UG फेज 1 का इम्तिहान 20 जुलाई 2022 को खत्म होगा। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया कि वो इम्तिहान के दिन के रहनुमा खतूत को जरूर पढ़ लें, क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स और नीट 2022 के लिहाज से CUET के इम्तिहान के औकात भी हर एक के लिए मुख्तलिफ होंगे। दूसरे मरहले के लिए CUET 2022 का इम्तिहान 4 से 20 अगस्त में होगा। इसके लिए एडमिट कार्ड्स 31 जुलाई को जारी किए जाएंगे। नागरिकों का हित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब यह प्रेस वार्ता खत्म हुई उसके बाद एक वक्तव्य हामिद अंसारी जी की तरफ से आया। इसके कुछ भाग अति महत्वपूर्ण है जो मैं आपके समक्ष रखता हूं और कुछ तथ्य भी रखूंगा। सबसे पहले हामिद अंसारी जी ने सारा ठीकरा कांग्रेस की सरकार के ऊपर यह कह के फोड़ा कि जो फॉरेन डिग्निटरीज उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं, ये सरकार की सलाह से बुलाए जाते हैं। और मैं रीड कर दूं, मैं ये वक्तव्य रखना चाहता हूं जिससे कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने क्या कहा। इट इज अ नोन फैक्ट दैट इन्विटेशन टू फॉरेन डिग्निटरीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, जनरली थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और कांग्रेस पे हम आएंगे, उनसे जो सवाल पूछने हैं वो दोहराएंगे भी, कुछ नए सवाल भी पूछेंगे। लेकिन हामिद अंसारी जी खुद कहते हैं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार की सलाह पर उनसे मशवरा कर कर ही इन फॉरेन डिग्निटरीज को बुलाया जाता है। दूसरी बात जो हमने उजागर करी थी, 26/11 का आतंकवादी हमला हमारे देश पे किया जाता है और हमने ये भी बताया था कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के ISI एजेंट से सीख रही थी। हामिद अंसारी जी कहते हैं, आई हैड इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म ऑन 11th December 2010, the International Conference of Jurists on International Terrorism and Human Rights. As is the normal practice, the list of invitees would have been drawn by the organizers. I never invited him or met him. नुसरत मिर्जा के लिए। यह तस्वीर देखिए ध्यान से। इस तस्वीर में ऊपर लिखा है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे शीर्षक है टेररिज्म नेशनल एंड इंटरनेशनल। और 27 अक्टूबर 2009 को, और ध्यान दीजिएगा ये जो मुंबई का आतंकवादी हमला हुआ उससे 1 साल भी अभी नहीं बीता था, 1 साल भी नहीं बीता था। और बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। और ये देखिए मंच पे, कहीं और नहीं, ऑडियंस में नहीं, मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार, पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। तो अब वक्तव्य है हामिद अंसारी जी का और यह तस्वीर है और ये सवाल है, क्या ये सत्य नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, सोनिया गांधी जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी जवाब दीजिए कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम अगर उसका आयोजन होता है
तो उसकी क्लियरेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के बाद की जाती है, और वीजा देने का कार्य तो सरकार ही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है। तो ये कैसे हो गया कि ऐसा पत्रकार जो पाकिस्तान के आईएसआई से भारत की गोपनीय, अति संवेदनशील, मैं दोहरा दूं, जानकारी साझा कर रहा था, वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के साथ बैठा हुआ है।